इस बात की तो चर्चा हमेशा ही से ही होती रही है कि रात अच्छी है या दिन, स्त्री सही है कि पुरुष, आक्रामक एग्रेसिव होना ठीक है या शांत और ठंडा होना ठीक है। आदमी का एक्टिव होना कितना ठीक है, पैसिव होना कितना ठीक है, किस हद तक एक्टिव हुआ जाए, किस हद तक पैसिव हुआ जाए, कब किससे बदला लिया जाए, कब किसको छोड़ा जाए। आदमी इन द्वंद्वों से कभी पार नहीं पा सका है। ये द्वंद्व उसके भीतर आ ही जाते हैं और ये द्वंद्व आते रहेंगे। आदमी फंसता रहेगा, आदमी के ऊपर संकट छाते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी द्वंद्व में ना जाए, आदमी संघर्ष में ना जाए। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कभी सीधी रेखा हो कि देखो मुझे तो ऐसा ही करना है और इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी राह है, सीधे रास्ते हैं, तो इसमें अलग क्या है। जो सही है वो मुझे करना है। ये आदमी बोल तो देता है कि जो सही है वो मुझे करना है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कहा है कि मेरे जीवन में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे तय करना पड़ा हो कि ये गलत है, ये सही, ये हराम है, ये हलाल है, इसको करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। मैंने तो अपने जीवन को बिल्कुल स्पष्टता के साथ देख लिया कि देखो ये ठीक था, ये गलत था, इसलिए इसको अलग अलग कर ही दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि जिसे तुम अच्छा भी कहते हो ना, वो अपने साथ बुराई लेके आता ही आता है, और जिसको तुम बुरा कहते हो वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आता ही आता है। परंतु ये दूसरी बात है कि उस अच्छाई मिले हुए बुरे को और बुरे मिले हुए उस अच्छे को तुम पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। जैसे कोई व्यक्ति शांत है, अब ये हो सकता है कि देखो शांत होना ही ठीक है, लेकिन शांत होना भी एक हद तक ठीक है, उसके बाद शांत होना भी ठीक नहीं रहता। कोई कहे कि देखो किसी को अपने सिर पर नहीं बिठाना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, कभी आक्रामक रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया एक जंगल की तरह है जहाँ पर सभी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम्हें खाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ अगर तुमने कुछ किया नहीं, तुम चुप भी बैठे रहे, तो भी ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। ये दुनिया गायों की नहीं, शेरों की है। ये दुनिया जंगल ही है। ये जंगल से कुछ अलग नहीं है, जंगल से कुछ बाहर नहीं है, जंगल ही है। और इस जंगल से अगर तुम्हें कोई जीवन का सार निचोड़ना है तो शेर हुए बिना नहीं निचोड़ा जा सकता। या तो हिरण होना पड़ेगा या शेर होना पड़ेगा, या तो भागना पड़ेगा या भगाना पड़ेगा, या तो शिकार होना पड़ेगा या शिकार करना पड़ेगा। इनमें से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है। ये भी एक तर्क दिया जा सकता है कि देखो ऐसा भी है, आक्रामक रहो शेर की तरह, और दूसरा यह है कि देखो शांत रहो हिरण की तरह, शांत रहो गाय की तरह। लेकिन इनमें किसी भी एक पक्ष को पकड़कर तुम बैठ गए तो तुम्हारे भीतर एक सही निर्णय तो पैदा नहीं हो सकता, तुम एक सही दिशा को तय नहीं कर सकते। तुम जीवन को अधूरापन ही दोगे, एक पक्ष ही दोगे, सारा नूर तो नहीं दे सकते। लेकिन आदमी जब इन दिशाओं में से किसी एक दिशा को चुनकर ऐसा समझता है कि उसने एक ठीक ही दिशा चुनी थी, उसने जो किया था वो बिल्कुल ठीक था और उसका निर्णय पूरी स्पष्टता के साथ लिया गया था, परंतु तुम्हारी स्पष्टता बहुत छोटे दायरे में होती है और तुम्हारी जो सीमाएं होती हैं, तुम्हारी जो समझ होती है वो बहुत छोटी होती है उस समय जिस समय तुम निर्णय ले रहे होते हो। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता है कि जो बात तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हुआ करती थी कुछ समय पहले, वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। तुम जैसे ही आगे जाते हो तो तुम जिसको अच्छा समझते हो वो अच्छा नहीं रहता। जो बातें
बहुत छोटी उम्र में कुछ और होती हैं, वही बातें वैसी की वैसी ही रहें, वो बड़े होने पर बदल जाती हैं। बच्चे जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार ना होना अच्छा भी है और गलत भी है, परंतु बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, और बच्चे जिम्मेदार ना भी हों तो खूबसूरत लगते हैं। बच्चे तो गैर जिम्मेदारी अच्छे लगते हैं। बच्चे का दूसरा अर्थ ही होता है गैर जिम्मेदारी, क्योंकि वो अविकसित हैं, और अविकसित होना, बच्चा होना एक स्वतंत्रता तो देता ही देता है, परंतु बचपन में तुमने कुछ खुशियों के पल जिए, वो वैसे के वैसे बड़े होकर मत जीना। वैसे के वैसे नहीं जिए जा सकते। बच्चा हुआ जा सकता है, लेकिन एक बच्चा छोटा होकर ही छोटा होता है, एक बच्चा बड़ा होकर छोटा होता है। जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन जान चुका होता है और फिर बच्चे की तरह हो जाता है, तो उसको बुद्ध कहते हैं। वो एक अलग बच्चा होता है, उसमें वही ताजगी होती है जो बच्चे में होती है, परंतु वह ताजगी सब कुछ जानने के बाद होती है। एक ताजगी होती है सब कुछ अनजान होने पर, और एक ताजगी होती है सब कुछ जान लेने के बाद। इतना जान लेने के बाद कि जानने के लिए कुछ बचा नहीं। इतना जान लेने के बाद फिर जो बालक बचपना फ्रेशनेस पैदा होती है, वो फ्रेशनेस अलग तरह की होती है। वो पूरा समझने के बाद होती है। एक फ्रेशनेस, एक ताजगी, एक बचपना होता है कुछ भी ना जानने पर, और एक होता है सब कुछ जानने पर। वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। सब कुछ जान लेने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी बच्चा होना। बच्चे तो हैं ही, बड़े भी हैं। दो अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास। दो गुणों को साथ लेकर समाविष्ट करके तुम जीते हो। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन जिसको तुम बच्चा कह रहे हो, उसमें तुम्हें जिम्मेदारियों के अंश भी दिखेंगे। वो बच्चा तो होगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी होंगी, और जिम्मेदारी लेना एक खूबसूरत घटना भी होती है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारियां आदमी के लिए गलती होती हैं, वो बोझ ही होती हैं, नहीं। जिम्मेदार होकर आदमी खूबसूरत हो जाता है। चुनौती लेकर आदमी बलशाली हो जाता है। संकटों से जूझकर, आग से गुजरकर कुछ गुण निखर ही जाते हैं, चमक ही जाते हैं। कचरा हो, जो राख हो जाती है वो कचरा ही तो समाप्त हो गया। जो आग में जल सकता है उसको जलने दो। आग में जो जल जाना चाहिए उसको जला दो। आग से क्यों डरना? जो सत्य की जिम्मेदारियों की आग में जल सकता है उसको जला दो, क्योंकि वो सुंदर नहीं है। जो जल ही जाएगा उसको जल जाने दो। क्या समस्या है? जलने से क्यों डरना? सत्य आग की तरह होता है। जो सत्य नहीं है, झूठ है, उसको जल जाने दो, कचरा है। जीवन ऐसा ही है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तय तुम्हारे जीवन के वो क्षण करते हैं जिन क्षणों में तुम जिस तरह के थे। तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम क्या कर सकते हो, उसी के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर कर्ण का वध अर्जुन नहीं करेगा तो उसके लिए भीम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि भीम वैसे भी कर्ण का वध नहीं कर सकता। और हो सकता है कि आयु में बड़ा है अर्जुन से। युधिष्ठिर कर्ण का वध नहीं कर सकता, आयु में बड़ा है अर्जुन से, परंतु फिर भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि तुमने कर्ण का वध ना करके गलत किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। लेकिन अर्जुन कर सकता है कर्ण का वध, कर्ण से जूझ सकता है, लड़ सकता है, उससे टक्कर ले सकता है। तो जो टक्कर ले सकता है, उसने टक्कर नहीं ली, वो गलत होगा, वो गलत होगा। अर्जुन टक्कर ले सकता है कर्ण से, तो अर्जुन को ही टक्कर लेनी है।
अर्जुन टक्कर ना ले तो गलत होगा। हाँ, भीम टक्कर ना ले, युधिष्ठिर टक्कर ना ले तो शायद इतने अशोभनीय ना लगे, परंतु अर्जुन टक्कर ना ले तो अशोभनीय लगेगा, उसकी वीरता का अपमान होगा। जो जितना जिम्मेदार होता है उसको उसी के लिए गलत ठहराया जाता है, उसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। युधिष्ठिर को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि तुमने कर्ण का वध नहीं किया इसलिए तुम युद्ध नहीं जीते, वो कर भी नहीं सकता, उसके लिए वो काम है भी नहीं। जिम्मेदारियां, कर्तव्य उसी को दिए जाते हैं जिस कर्तव्य को जो निभाना जानता है, जिसमें जिस तरह की प्रतिभा होती है, जो उस कृत्य को कर देगा, जो उसमें डूब जाने की क्षमता रखता है, जो उसमें उतर जाने की क्षमता रखता है और जो पार होना भी जानता है। तो इस रणभेरी से अर्जुन पार हो जाएंगे, पर युधिष्ठिर पार नहीं हो सकते, नकुल सहदेव पार नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह की कर्ण की क्षमताएं हैं उनके आगे तुम अगर नकुल को उतारोगे तो ये सीधा सुसाइड है। वैसे ही गलत सही सिचुएशनल होते हैं, स्थितिजन्य होते हैं, रिलेटिव होते हैं, व्यक्ति के अनुसार होते हैं, प्रतिभा के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार होते हैं और उस कर्तव्य के अनुसार होते हैं जो उस क्षण में पैदा हो गया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कर्तव्य ऐसा पैदा हो जाए, स्थिति ऐसी पैदा हो जाए जहाँ पर युधिष्ठिर को ही लड़ना पड़े कर्ण से ही, लेकिन अर्जुन मौजूद है तो कर्ण से लड़ने के लिए युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि जंगल में अगर अकेले युधिष्ठिर चले जाएं और उनको वहाँ पर जाके कर्ण ललकार दे युद्ध के लिए और कुछ ऐसी बातें कह दे कि जहाँ प्राण देना ठीक है लेकिन युद्ध से पीछे हटना गलत है, तो वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर ठीक है युद्ध करना, वहाँ पर ठीक है अपने प्राणों को दांव पर लगा देना, लेकिन सब कुछ स्थितिजन्य है, सब कुछ तय क्षण करता है, सब कुछ तय जीवन का वो मोड़ करता है जिस पर आकर के हमें क्या दिशा लेनी है हम खुद नहीं जानते। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इस अनजाने अनंत जीवन को, कोई नहीं जानता। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो गया हो, कोई कितना ध्यानी क्यों ना हो गया हो, कोई कितना वैज्ञानिक क्यों ना हो गया हो, दार्शनिक क्यों ना हो गया हो, मनोचिकित्सक क्यों ना हो गया हो, परंतु जीवन किधर जाएगा, जीवन क्या होगा, उसको कोई तय नहीं कर सकता। और ये खूबसूरती है उसकी, इससे नूतनता बनी रहती है। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप में उतरो, अपने क्षण को देखो, अपने कर्तव्य को देखो और तब तय करो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तुम पहले तय मत कर लेना कुछ भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन को जीवन के हवाले कर दो। तुम कुछ अपनी जोर जबरदस्तियां लेकर वहां मत जाओ, तुम अपनी अकड़ को छोड़ जाओ। तुम उसको तोड़ मरोड़ मत दो। तुम फूल के रंग को तय मत करो कि इस पादप पर ऐसे रंग का ही फूल आना चाहिए जैसा मैं सोचता हूं। तुम तय मत करो, तुम तय मत करो कि ये किस रंग का फूल इसमें आना चाहिए। तुम तय मत करो कि किस दिन इसमें फूल लग जाए। वो जिस दिन लगेगा उस दिन ही लगेगा, वो जिस दिन खिलेगा उस दिन ही खिलेगा, वो जिस दिन जिस रंग में खिलेगा उसी रंग में खिलेगा। तय मत करो। अपनी मान्यताओं पर, अपनी एजम्पशंस पर, अपने पूर्वाग्रहों पर
कट्टर बन के खड़े मत हो जाओ, पत्थर ही रह जाओगे। नदी की तरह है जीवन, बहे बिना ना जी सकोगे, सड़ जाओगे। अगर तुमने तय कर लिया तो तुमने जिया क्या, फिर जी क्यों रहे हो? जीना ही बेकार हो गया। जीने का मतलब ही होता है जीवन आएगा मैं जीऊंगा, ये नई बात है। और इस नए जीने के लिए भले ही मेरी मान्यताएं टूट जाती हों, जिनको मैं मान्यताओं में एक बंद बॉक्स में, बंद डिब्बे में, बंद सीमा में, सीमाबद्धता में अगर मैं खुद को ऐसे प्रस्तुत करूं कि मैं ऐसा होगा तो उसको जीवन कहूंगा और ऐसा नहीं आया तो मैं उसको जीवन नहीं कहूंगा। जीवन को खुद ही तय करने दो कि कैसा होगा। तुम तय मत करो कि जीवन कैसा होगा। तुमने तय किया तो छोटे रह जाओगे, छोटे रह जाओगे। इसलिए छोटे रह जाओगे क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार हो, जो तुमने सोच रखा है वैसा ही हो जाए, जो तुमने अपने अंदर तयशुदा सपनों में अपने को बंद कर लिया है और तुम सोच लो कि उससे आगे अगर हुआ कुछ तो वो अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि तुमने किसको अच्छा कहा है। तुमने उसको अच्छा कहा है जो तुमने पहले सोच लिया है। तुम जो सोच लेते हो उसी को अच्छा कह देते हो। देखो, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं है। अगर मैं हार गया तो बुरा है, अगर मैं जीत गया तो अच्छा है। और हमने ये पहले तय कर ही लिया है कि जीतना ही अच्छा होता है। परंतु अगर हार तुम्हारे जीवन को ज़्यादा खूबसूरत बनाती हो जीतने से, और जीवन इस बात को जानता हो कि तुम्हारा हारना ठीक है बजाय जीतने के, तो तुम तो इसी अकड़ में पहले से ही हो कि जीतना ही ठीक है। तुमने तो ये पहले ही मान्यता, तुमने तो ये पूर्वाग्रह पहले से ही तय कर रखा है कि जीतना ही ठीक है। ये एक पूर्वाग्रह है, वरना जीत क्या है, हार क्या है। जीवन को जो खूबसूरत क्या बनाए वही जीत होनी चाहिए। अगर इस मान्यता पर हम लेके चलें कि जो जीवन को खूबसूरत बनाए वही जीत है, तो हो सकता है कि कई ऐसी बातें जिनको तुम जीत कहते हो उनमें तुम हार जाए और हार ही जीत हो उनमें। तो तुम उन बातों को जानते नहीं हो कि क्या हार है क्या जीत है, और तुमने पहले से ही तय कर रखा है कि इस तरह से अगर हुआ तो जीत जाऊंगा, इस तरह से हुआ तो हार जाऊंगा। और अगर वही हार तुम्हें खूबसूरत बनाती हो ज़िंदगी में तो तुम्हें इसका क्या पता, वही जीत थी। लेकिन जिसको तुमने जीत समझा था वो जीत नहीं थी, वो हार थी। और जिसको तुमने हार समझा था वो जीत थी। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये तुम नहीं जानते, ये कायनात जानती है, ये जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। परंतु तुम्हारी शिकायत कभी खत्म नहीं होती, और शिकायतें उन्हीं को रहती हैं जिनके पास मान्यताएं होती हैं, जिनके पास अकड़ होती है, जिनके पास पहले से ही पूर्वाग्रह मौजूद होते हैं। जो पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ सकते वो जीवन को गले तो नहीं लगा सकते, उससे मिलेंगे ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं। वो उनका उसको जो आदमी जिम्मेदारियां बंधी बंधाई रखता है, जो मान्यताएं बंधी बंधाई रखता है, जिसकी बुद्धि सीमित हो गई है और जो वैसा ही जीना चाहता है, वैसा ही घटनाओं को घटते हुए देखना चाहता है जैसा वो सोचता है, तो वो जीवन को गले लगाना भूल जाए। वो उससे प्यार नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्यार में तो दोनों पक्ष होते हैं, स्वतंत्रता होती है। तुमने जीवन को स्वतंत्रता नहीं दी तो जीवन तुम्हें कैसे स्वतंत्रता दे सकता है। और याद रखना, जीवन ने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम्हें स्वतंत्रता ना दी हो, पर तुमने कभी जीवन को स्वतंत्रता कितनी दी है तुम सोच लेना। तुमने कितना जीवन को अपने पास आने दिया है तुम सोच लेना। तुमने जीवन से कभी प्यार नहीं किया। तुमने अपनी ये जो कहानियां हैं, जो घुटने ऐसे गाड़ रखे हैं कि यहां से हिलूंगा भी नहीं, तो तुम नया जीवन कैसे जियोगे?
नहीं जी सकते। वैसे ही जीवन के दो पक्ष हमेशा से रहे हैं कि आदमी तर्क के पीछे जाए या आदमी भाव के पीछे जाए। भाव के पीछे अगर जाएगा तो एक ऐसा पक्ष है जो तुम्हें तुम्हारी मान्यताओं से अलग लेके जाएगा। जो पक्ष अनजान का है, जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको तुम जानते हो कि ऐसे ऐसे ये होता है, कुछ भाग तुम्हारा जाना हुआ है। जीवन में आदमी ने क्या किया है, जीवन में कुछ तो जानता है आदमी, कुछ नहीं जानता है आदमी। जीवन ऐसा ही है। जीने के लिए दोनों बातें जरूरी हैं। जब मनुष्य ताजा होता है, बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता। उसका शरीर बढ़ रहा होता है, उसकी आंखें खुल रही होती हैं, उसकी कोशिकाएं बन रही होती हैं, उसके हाथ और पैरों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं और वो छोटी छोटी उंगलियां धीरे धीरे बड़ी हो रही होती हैं। उसकी खाल अभी स्पर्श करना नहीं जानती, इसलिए वो खाल थोड़ी गति पा रही होती है। सूर्य की किरणों में, हवाओं में, धरती के स्पर्श में, माँ की गोद में, संबंधियों से गले लगने में धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ रहा है। उसकी नासिका सूंघना सीख रही है, उसके कान सुनना सीख रहे हैं, उसकी आंख देखना सीख रही है। लेकिन जैसे ही आंख बनने लगती है वैसे वैसे ही देखना भी साथ साथ आता है। देखना और आंख अलग अलग नहीं है। आंख भी देखने से बनती है और देखना भी आंख से बनता है। मेरी बातें गौर से सुनिएगा। सुनना कान से बनता है, कान सुनने से बनता है। शुरुआत में बच्चा सिर्फ एक खाल का पुतला होता है, जिसके ना कान होते हैं, ना आंख होती है, ना उसकी नाक होती है, उसकी सिर्फ खाल होती है। और खाल भी संवेदनशील नहीं होती है। लेकिन खाल एक ऐसा शरीर का भाग है जो सबसे पहले विकसित होता है शरीर में, और सभी भाग बाद में विकसित होते हैं। और ऐसे भी जीव हैं जिनकी सिर्फ खाल प्रधान होती है। तुमने एक कोष के जीव देखे होंगे, वो खाल से संचारित ज्यादा होते हैं। जैसे हम सांप की ही बात करें तो सांप के कान नहीं होते, खाल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप के कान नहीं होते तो वो सुनता नहीं, सुनता है, लेकिन खाल से ही सुनता है। खाल भी सुनती है। वैसे ही जो छोटा बालक होता है, वो जो भी पैर मारता है या उसकी खाल में जो भी संवेदनाएं होती हैं वो सिर्फ खाल की वजह से होती हैं। वो जो रोता भी है वो खाल की वजह से रोता है। वो खाल संवेदित होती है उसकी, उसमें जो स्पंदन है, उसमें जो कंपन है, उसमें जो उसकी उंगलियों में उन्मुन है, पैरों में झंझन है, वो कहाँ से आई है? वो सिर्फ खाल से आई है। खाल से ही सुनता है, खाल से ही देखता है। कभी ये सोचा नहीं है तुमने कि खाल सारे काम कर सकती है? वो देख भी सकती है, सुन भी सकती है, सूंघ भी सकती है, और ये काम शुरू में ही होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी खाल ही विकसित होती है और अंग विकसित नहीं होते। जैसे सांप की खाल ही विकसित होती है और अंग विकसित नहीं होते। खाल संवेदनशील होती है सांप की। सारे सांपों की खाल भी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग खालें होती हैं सारे सांपों की भी। लेकिन बहुत जीव ऐसे हैं जो खाल प्रधान होते हैं। लेकिन मनुष्य के जो ये काम करने के लिए शरीर का तंत्र है वो थोड़ा सा बाद में बदल जाता है, वो स्पेसिफिक होता चला जाता है। जैसे खाल से ही सारे काम हो रहे थे पहले, सुनना, सूंघना, लेकिन अब ये स्पेसिफिक हो जाएंगे क्योंकि आदमी बड़ा होकर ऊर्जाओं को सीमाबद्ध कर देता है, निश्चित कर देता है।
तो अब कान सुनने के लिए बना है, तो अब सुनना और कान एक होने लगेंगे धीरे धीरे। अब खाल का एक अलग भाग बन जाएगा कान। कान भी खाल ही है, अलग नहीं है। अगर तुम ध्यान से प्रैक्टिस करो तो तुम खाल को और भी शक्तिशाली बना सकते हो। दोबारा से सुनने की शक्ति को बढ़ा सकते हो, खाल से ही और भी बढ़ सकती है। कान तो एक संकेत है। प्रकृति ने तुम्हें कुछ सूचनाएं दी हैं तुम्हारे शरीर के रूप में। तुम सुन सकते हो तो सुन लो, तुम जान सकते हो तो जान लो। प्रकृति संकेत देती है जगह जगह। प्रकृति विकृतियां भी पैदा करती है, संस्कृतियां भी पैदा करती है। प्रकृति दो प्रवाहों में बहती है। अगर हम जीवन को देखें तो हमें दोनों प्रवाह देखने को मिल जाएंगे, विकृति भी और संस्कृति भी। दोनों चीज़ें प्रकृति ही बनती है। प्रकृति बीज होती है, वो किसी भी तरफ जा सकती है, संस्कृति की तरफ जा सकती है, विकृति की तरफ जा सकती है। विकृति की बात करें तो आदमी, तुमने ऐसे बहुत देखे होंगे जिनके शरीर में करंट नहीं आता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसे बहुत लोग हैं, उनसे तुम मिल सकते हो और उनको तुम देख सकते हो। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको करंट नहीं आता शरीर में, बहुत ज़्यादा संख्या में है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको करंट नहीं आता, जिनको ज़्यादा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है। व्यक्तियों में अलग अलग तरह की विकृतियां होती हैं, जैसे LGBTQ हो गए, थर्ड जेंडर जो लोग होते हैं, वो प्रतीक हैं कि देखो, अगर तुम विकृत हो सकते हो तो संस्कृत भी हो सकते हो। संस्कृत व्यक्ति भी होते हैं जिनमें अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं, वैसे भी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही लोग हैं जो विकृत ही हैं, सुसंस्कृत भी हैं। और सामान्य आदमियों से ज़्यादा सुसंस्कृत लोग हैं जो ज़्यादा सुन सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी आँख बहुत ज़्यादा देखती है, जिनके कान बहुत ज़्यादा सुनते हैं और जिनकी नाक बहुत ज़्यादा सूंघती है, ऐसे भी हैं। तो तुम तुम्हारे शरीर को ट्रेन कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो। उसके सही तरीके होने चाहिए तो तुम्हारी काल और ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है। तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर, जैसे तुम बड़े होते जाते हो, स्पेसिफिक होती जाती है, खाल थोड़े स्पेसिफिक हो जाती है, वो आँख बन जाती है, वो कान बन जाती है, वो नाक बन जाती है। तो वो अलग अलग ढंग से बट जाती है। बस ये बट गई है, अलग अलग हो गई है, तो तुम उसको स्पेसिफिक कर देते हो। ये अलग अलग करना भी जरूरी है, वरना जीवन ही पैदा नहीं होगा। तुम्हारी जो मेमोरी बनती है, वो मेमोरी बने ही ना तो तुम नई मेमोरी नहीं ले सकोगे। तो मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास जाना हुआ भाग ना हो तो तुम्हारे पास अनजाना भाग आएगा ही नहीं। तुम्हारे पास शरीर एक ठीक ठाक नर्वस सिस्टम ना हो, ठीक ठाक बुद्धि ना हो, लेकिन बुद्धि बनेगी कैसे? देखे बिना, सूंघे बिना, समझे बिना ये नहीं बनती। तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड चाहिए। तुम्हारे पास रिकॉर्ड ना होंगे, मौलिक प्रत्यय ना होंगे, फाउंडेशनल आइडियाज ना होंगे, वो होने ही चाहिए। देखना, सुनना, सूंघना, तुम्हारी जो तुमने शुरू में शुरू किया था वो तुम्हारे पास होंगे ना। तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। रिकॉर्ड का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने क्या देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, तुम्हारी नाक ने कितनी बार सूंघा, क्या सूंघा। जितने बड़े होते गए उतने लंबे समय तक तो तुम इस वातावरण में जहाँ जहाँ ढले हो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है तुम्हारा। वो ना हो तो तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं होती। पहले प्रकृति विकसित होती है। प्रकृति माने तुम्हारा शरीर विकसित होता है, वो होता ही होता है, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तुम देखोगे, तुम सुनोगे, तुम सूंघोगे, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं होता क्योंकि तुम्हारे हाथ ही नहीं होते। तो जब तक रिकॉर्ड ना हो तुम्हारे हाथ नहीं बनते। फिर तुम्हारे हाथ में कुछ आ जाता है। पहले तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ आ जाता है। तुम्हारे हाथ में तब कुछ आ जाता है जब हाथ बड़े हों। हाथ ही ना हो तुम्हारे पास बुद्धि आएगी कहाँ से? तुम्हारे पास बुद्धि ना होगी तो तुम देखना सीखोगे कैसे? लेकिन बुद्धि भी विकसित होती है, बुद्धि भी बनती है तुम्हारी स्मृति से, और स्मृति बनती है तुम्हारी धीरे धीरे इन घटनाओं से, रिकॉर्ड से। तो जिनको मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिनको मैं कह लो कि डेटा कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास डेटा ही ना होगा सूंघने का, समझने का, जानने का, खाल का, देखने का, तुम जहाँ चले नहीं होगे, तुम जिस वातावरण में जन्मे हो वहाँ पर तुम चले नहीं, फिरे नहीं, घूमे नहीं, मिट्टी ना देखी, पेड़ ना देखे, तुमने वहाँ पर
लोगों के साथ साथ तारतम्य ना जानी, तुमने भाषा ना सीखी, तुमने बोलना ना सीखा, तुम्हारी टांगों ने चलना ना सीखा, तो तुम हो क्या? फिर कुछ हो गई नहीं। कुछ हो जाओ पहले, इसके लिए तुम्हें डेटा चाहिए, और जो डेटा बन जाता है उससे फिर तुम, पहली बात तो अच्छा या बुरा तुम कहोगे तब ना, जब तुम्हारे पास कुछ होगा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गाली है, क्या अच्छे शब्द हैं, क्या बुरे शब्द हैं, किसी को कैसे अच्छा बोला जाता है, मीठा बोलना क्या होता है, खट्टा बोलना क्या होता है, क्या अच्छे संस्कार होते हैं, क्या बुरे संस्कार होते हैं। ये बात अलग है कि क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, इसकी परिभाषा तुम बाद में बुद्धि से भी करोगे, वो आगे की बातें हैं। लेकिन पहले जो तुम्हें जैसे भी सिखाया गया है, पहले तो तुम्हारे पास वही आएगा। तुम्हें लोगों ने जो अच्छा बताया है वो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो लोगों ने बुरा बताया तुम्हारे लिए वो ही अच्छा, वो ही बुरा होगा। क्योंकि अभी तुम नहीं जानते क्या बुरा क्या अच्छा, तुम्हारे साथ पास सिर्फ अभी डेटा होगा। तो जो डेटा तुम्हारे पास आएगा उससे तुम बनोगे, फिर ही तुम्हारी बुद्धि बनेगी। अब फिर बुद्धि तुम्हारे पहले के सारे संस्कारों को निरीक्षण करेगी, ये बात अलग है। लेकिन पहले बुद्धि हो, तो बुद्धि हो ही ना, बुद्धि हो ही ना। तो जैसे पेड़ है, छोटा सा पेड़ होता है, छोटे से पेड़ में पहले तना बनता है, फिर उसके ऊपर जब जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो डालियाँ बनती हैं, पत्तियाँ उस पर लगती हैं, उसके डंठल बनते हैं, वो पूरा बड़ा हो जाता है। लेकिन तना हो तो ना, रीढ़ तो बना लो जिस पर तुम्हारी बुद्धि खड़ी होगी। तुम्हारा डेटा, तुम्हारा रिकॉर्ड, तुम्हारी रीढ़ है जिस पर तुम्हारी बुद्धि बनती है। बुद्धि की फिर डालियाँ निकलती हैं और उस पर फिर पूरा पेड़ पैदा होता है। हाँ, फिर तुम तय करना सीख जाओगे। तो तुम्हारे पास पहले जाना हुआ हिस्सा होता है, फिर तुम अनजान में छलांग लगाना भी सीखते हो। तो अनजान में छलांग लगाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर तुम में अनजान में छलांग लगाने की क्षमता नहीं है तो तुम्हारा जाना हुआ बेकार हो जाएगा। जीवन प्रवाहित होता रहता है। देखो, पहले तुम्हारे पास जाना हुआ नहीं था तो वो विकसित हो रहा था अपने आप, प्रकृति विकसित कर रही थी। फिर तुम्हारे पास जब जाना हुआ हो गया तो तुम बुद्धि को प्राप्त हो गए, बुद्धि तुमको मिल गई। और जब तुम्हें बुद्धि मिल गई, तुम्हें जाना हुआ बाग मिल गया। तो ये जाना हुआ बाग इसलिए नहीं मिला है कि तुम रुक जाओ यहाँ पे। अब इससे अनजान में छलांग लगाएंगे। अब अनजान में छलांग लगाएंगे, उसमें देखो, जीवन में जाना हुआ भी हिस्सा होता है, अनजाना भी हिस्सा होता है, अनजाना हिस्सा भी होता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम जानते हैं, और जीवन में बहुत कुछ ऐसा हर समय होता है जिसको हम नहीं जानते। और यही जीवन की खूबसूरती है, यही जीवन की खूबसूरती है। खूबसूरती यह है कि जो नहीं जाना हुआ हिस्सा है वो हमारे लिए रोमांच है, वो हमारे लिए सपने की तरह है, वो दिल है, वो भाव है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बुद्धि या भाव, दो तरह से आदमी जीवन जीता है। तो आदमी का अनजान हिस्सा प्रेम का हिस्सा है, भाव का हिस्सा है, जाना हुआ हिस्सा तर्क का हिस्सा है, बुद्धि का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग हैं। जब तक आप ठीक तरह से पहचानना ना सीख जाओ, जानना ना सीख जाओ, तब तक कि तुम्हारे लिए दो होते हैं, होने चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने बांट कर देखोगे, देखोगे ही, लेकिन पूरा देखो, देखते रहो, देखते जाओ, जानते हुए चले जाओ, डूबते हुए चले जाओ। लगातार जो कर सकते हो वो करो। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, जितना कर सकते हो उतना ही करो, लेकिन उतना कर जरूर दो, रुको मत। आदमी सिर्फ उतना कर दे जितना वो कर सकता है हर समय। जितनी तुम्हारी अभी क्षमता है उतना कर दो, ज़्यादा कौन डिमांड कर रहा है तुमसे। उतना ही कर दोगे तो उतना करने से एक बहुत खूबसूरत मोड़ पैदा होता है तुम्हारे जीवन में। जितना तुम अभी हो और जो कर सकते हो, अगर तुम वो कर देते हो तो तुम वो करने के लायक भी बन जाते हो जो तुम आगे करना अभी तुम नहीं कर सकते, लेकिन आगे उसको करना सीख जाओगे, करने की काबिलियत आ जाएगी। जैसे एक छोटा बालक है, वो शुरू में घिसट घिसट कर चलता है, वो चल नहीं सकता, लेकिन घिसट घिसट कर चल सकता है ना, तो घिसट घिसट कर ही चले, यही काफ़ी है। और घिसट घिसट कर ना चलने से भी पहले ये होता है कि वह घिसट घिसट कर चलना भी नहीं शुरू करता। लेकिन नहीं शुरू करता तो उसको शुरू कराओ, वो शुरू करे बस।
फिर घिसट घिसट कर चलना आएगा, फिर चलना आएगा। याद रखना, चलने की कोशिश करने से घिसट घिसट कर चलना सीखता है बच्चा, और घिसट घिसट कर चलने से चलना सीखता है। तो एक एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को पैदा करती है। वैसे ही तुम जो अभी कर सकते हो उतना ही करो, उससे ज़्यादा भी मत करो, उससे कम भी मत करो, उससे कम भी मत करो, लेकिन उतना तो कर दो जितना कर सकते हो। तो जीवन में फिर वो भी करने के लिए जीवन तुम्हें मौका देता है जो तुम आगे कर सकोगे, जो तुम्हारे आगे की क्षमता होगी। इसलिए अनजान का जो हिस्सा है वो जीवन को खूबसूरत बनाता है, और जाना हुआ हिस्सा उस अनजाने हिस्से को ग्रहण कर सकता है। याद रखना, तुम अनजाने को ग्रहण ही नहीं कर सकोगे अगर तुम्हारे पास जाना हुआ हिस्सा नहीं होगा। इसलिए जाना हुआ हिस्सा भी होना जरूरी है। तो जाना हुआ हिस्सा ना हो तो अनजाने हिस्से का कोई फायदा नहीं है। तो अनजाना हिस्सा तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, तो जाना हुआ हिस्सा भी जरूरी है। और जाने हुए हिस्से से ही आदमी तर्क करता है। तर्क भी बहुत जरूरी है, करना चाहिए। तर्क से आदमी, सच पूछो तो तर्क को ही छोड़ना सीखता है। तर्क करने से आदमी अनजान में छलांग लगाने की कोशिश करता है। अच्छा, तर्क करता ही क्यों है आदमी? तर्क इसलिए करता है ताकि कुछ नया जान सके। और तर्क करना आदमी को नए जानने का सबसे ज़्यादा मौका देता है। लेकिन आदमी अगर कोई छोटा तार्किक हो, कोई हल्का तार्किक हो, कोई तर्क को ठीक से ना पहचानता हो, तो वो कैसे तर्क करेगा? उसने कोई तर्क जान लिया, उसने कोई सिद्धांत पढ़ लिया, तो वो उस सिद्धांत में ही फंसा रह जाएगा। अब ये कोई तार्किक बात तो नहीं है कि तुम एक ही तर्क में फंसे रह जाओ। तर्क ये भी कहता है कि तर्क करते रहो, तर्क में ठहरो ना, तर्क में आगे बढ़ो, तर्क में खोज होती है। तर्क सड़ने के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं तर्क जान गया, यही तर्क है कि अब तर्क यही है। ये कोई तर्क तो नहीं हुआ कि इससे आगे कोई तर्क नहीं होता। इस बात को ध्यान से समझ लो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आदमी कई बार इस बात को तर्क समझता है कि यही तर्क है। जैसे उसने कोई तर्क दे दिया, मान के चलो यही तर्क दे दिया कि गॉड इज डेड। नीत्शे का जो वचन है कि गॉड इज डेड, ये एक तर्क है। तर्क तो निश्चित है, लेकिन सिर्फ यही तर्क है। लेकिन इस गॉड इज डेड से क्या होता है? अब इस गॉड इज डेड से आगे भी सोचना पड़ेगा कि अगर ईश्वर मर चुका है, तर्क है ये। अब आदमी सोच ले कि यही तर्क अंतिम है, इससे आगे कोई तर्क नहीं, तो ये आदमी ही तार्किक नहीं है अगर इसको ही पकड़ के बैठ जाए। तार्किक आदमी वो है कि अगर गॉड इज डेड देन व्हाट। तो नीत्शे कहता है कि देखो, गॉड तो मर चुका है और जीवन में कुछ ऐसा है नहीं कि जो मूल्य का हो। निहिलिज्म की तरफ नीत्शे चला जाता है। वो कहता है कि जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है। फिर वो शून्यवाद की तरफ चला जाता है। पर शून्यवाद की जो पीड़ा है वहां भी ठहर नहीं सकते। जीवन बड़ा खूबसूरत है, ठहरना ही गलत है बस। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बड़े से बड़े तर्क मत दो। दो तर्क गॉड इज डेड, दो तर्क निहिलिज्म, कह दो कि कुछ नहीं है जीवन में। हो जाओ शून्य, हो जाओ शून्य, जाओ कूदो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन और तर्क करो, और तर्क करो, इन्हीं तर्कों से तर्क करो जो तर्क तुमने अभी किए थे, कोई समस्या नहीं है। फिर नीत्शे तो अब नीत्शे का कोई तर्क पढ़ लेगा, कोई भी एक तर्क, तो उसमें वो फंसा रह जाएगा। लेकिन खुद नीत्शे नहीं फंसे, खुद नीत्शे नहीं फंसे। नीत्शे तार्किक व्यक्ति थे और अच्छे तार्किक व्यक्ति थे। उन्होंने तर्क को आगे ले जाने की कोशिश की। जब वो निहिलिज्म में पहुंच गए, जब वो शून्य हो गए, तो उन्होंने कहा यहाँ भी काम नहीं चलता। वो फिर एक किताब ही लिखते हैं, थस स्पीक ज़रथुस्ट्रा। वो कहते हैं ओवरमैन तुम्हारी पैसिविटी से आगे की बात है। तुम पैसिव मत हो जाओ, तुम शून्य में खो मत जाओ, निश्चित ही कुछ समय पर तक डूबे रहो। अगर ये तुम्हारा तर्क है कि जीवन में कोई सार नहीं है,
ये अगर तुम्हारा तर्क है तो ठीक है, फिर आगे चलो। फिर आगे ये कि देखो जीवन जो है वो फिर ऐसा ही हो जाता है जैसे शून्य। ये भी एक तर्क है कि हो जाना चाहिए। फिर और आगे चलो तो ओवरमैन पैदा होता है। अब ओवरमैन पैदा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अपने मूल्य खुद विकसित करो, भीड़ की मत मानो, ये जो तुम्हारी एब्सर्ड मॉरलिटी है इसको गोली मार दो। बियॉन्ड गुड एंड एविल, आगे जाओ, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या गुड है क्या एविल है, क्या देवता है क्या दैत्य है। इन परिभाषाओं से, इन भीड़ की परिभाषाओं से ऊपर उठकर ये समझ लो कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम अपने जीवन को मूल्य दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में मूल्य नहीं है, पर मूल्य तुम दोगे। अब इस तर्क से इस तर्क तक पहुंचे, अब आगे भी पहुंचा सकता है। मैं इसकी आगे भी बात कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि तुम खुद भी किसको कह रहे हो, तुम ओवरमैन, जिस ओवरमैन से कह रहे हो कि तुम अपने मूल्य खुद विकसित करो, पर मूल्य ही विकसित करने तो मूल्य प्रधान हुए। तुम ओवरमैन किसको कह रहे हो, तुम किसको कह रहे हो कि तुम अपने मूल्य विकसित करो। जिसको भी कह रहे हो तुम सब्जेक्टिव हो, तुम रिलेटिव हो, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अनुसार, अपने अनुसार हो जाओ और मूल्य विकसित करो, अच्छी बात है। परंतु यही सब्जेक्टिविटी एक दिन ऑब्जेक्टिविटी बन जाएगी। जिस ऑब्जेक्टिविटी की तुमने बुराई की थी वो ऑब्जेक्टिविटी ही बन जाएगी। तुम कह रहे हो कि तुम ही हो जाओ, तुम्हें पता है तुम भी एक दिन भीड़ बन जाते हो। तुम्हारा अपना होना ही एक भीड़ हो जाता है। तुम्हारे मूल्य जब बनेंगे तो तुम आगे पाओगे कि ये मूल्य जो मैं आगे बढ़ाता चला गया, ये मूल्य समाविष्ट हो गए प्रकृति में, और तुम बचोगे भी नहीं। तुम ये भी कहने के लिए नहीं बचोगे कि मैं खुद अपने मूल्य विकसित करता हूँ। तुम डिजॉल्व हो जाओगे प्रकृति में, तुम कहने लायक नहीं बचोगे कि तुम कौन हो। ये भी एक तर्क हो सकता है, ये भी एक फसाव हो सकता है, ये भी एक सिद्धांत हो सकता है कि तुम ओवरमैन हो। ओवरमैन भी एक सिद्धांत हो सकता है, और अगर जब तक ओवरमैन सिद्धांत है और जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तर्क, तब तक तुम छोटे तार्किक रहोगे, कोई भी क्यों ना हो। तर्क से आगे जाया जाता है, हमेशा आगे जाया जाता है। और तर्क अपने क्लाइमैक्स में, बुद्धि अपने क्लाइमैक्स में भाव बन जाती है, भाव हो जाती है, भाव हो ही जाएगी, बदल जाएगी उसकी स्टेज। तर्क अपने क्लाइमैक्स में भाव हो जाता है। अनजाना अपने क्लाइमैक्स में जाना हुआ, और जाना अपने क्लाइमैक्स में अनजाना हो जाता है, अनजाना हो जाता है। और फिर जीवन सिर्फ रह जाता है तो वैसा ही जैसा है। फिर उसको जीवन के अलावा कोई और नाम दिया भी नहीं जा सकता। हाँ, उसको जिया गहराई के साथ जा सकता है। वो क्या है क्या नहीं है इसको तुम ज़्यादा पकड़ नहीं पाओगे फिर, और ना पकड़ने की जरूरत रहेगी। ये तो छोड़ दो, पकड़ नहीं पाओगे, छोड़ भी नहीं पाओगे, बस जीवन है इतना कह पाओगे। लेकिन भाव भी जरूरी है। आदमी जब तार्किक हो जाता है ना तो जीवन से कटने लगता है, लेकिन कटने तभी लगता है जब उसका तर्क सीमाबद्धता में, छोटेपन में होता है। जब उसका तर्क गहरा हो जाता है तो वो नहीं फंसता। जब उसका तर्क प्रगाढ़ हो जाता है, जब उसके तर्क की किरण दीवारों को छेदने लग जाए गोली की तरह, जो पार करती हुई जाए, जब उसकी नजरें पारदर्शी हो जाएं, जो आर पार देखने की क्षमता रखते हो, तो उसका तर्क गहरा होता है। उसके तर्क में मजबूती होती है, धार होती है। लेकिन ऊपर ऊपर हल्का हल्का तर्क जो नुकीला ना हो, ऐसी गोली जो किसी लकड़ी में भी पार ना होती हो, जो बच्चों की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, छोटी छोटी बंदूकें जिनसे चलती हैं, वो वो चमनचे होंगे, वो जो दिवाली पे पटाखे चलाए जाते हैं छोटे छोटे, वैसे ही होंगे, कुछ खास नहीं होगा, वो फुलझड़ियाँ हैं। वो तर्क गहरे नहीं है, वो बम नहीं है, विस्फोट नहीं होगा कोई भी जीवन में। लेकिन आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही पाओगे कि कुछ है। तुम्हें तर्क ले तो जाता है ऐसी जगह शुरू में जहाँ पर तुम पाते हो कि देखो, ये जो लोग हैं, ये जो उनकी दौड़ धूप है, ये बेकार है। ये जो आंख बंद करके कुछ भी किए चले जा रहे हैं,
जो जरा भी नहीं सोचते, उनके निर्णय ठीक नहीं है। तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम भी इसी सिद्धांत को तोड़ दोगे जो तुमने सोचा है। सिद्धांत बनाओ और तोड़ो, सिद्धांत बनाओ और तोड़ो, ये गहरे तार्किक की विशेषता होती है। जीवन में अगर तुम्हें डूबना है पूरी तरह से, तो डूबने की क्षमता होनी चाहिए। कोरा तर्क कई बार ऊपर ऊपर हो जाता है, और जीवन में फितूर जुनून जब तक ना हो तब तक संकल्प शक्ति गहरी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्पष्टता, सुबोधता, सुयोग्यता, सुमधुरता तब मिलती है जब तुम डूबते हो जीवन में। पता है जीवन कैसा होता है? जीवन तुम्हारे कई हथियारों से जीता जाएगा, एक हथियार उसमें काम नहीं आएगा। जब तुम मैदान में जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुम सिर्फ घोड़े हाथी ले जाओ और कहो कि मैं युद्ध में आ तो गया, तुम्हारे पास हथियार ना हो तो तुम युद्ध हार जाओगे। और तुम्हारे पास हथियार हो और कुछ भी ना हो, ना घोड़े हो, ना हाथी हो, ना सेना हो, तो भी तुम युद्ध हार जाओगे। तुम्हारे पास सब कुछ इकट्ठा हो तो फिर तुम जीवन जी सकते हो। अगर तुम्हारे पास इकट्ठा नहीं है, कुछ अधूरा अधूरा है, तो तुम जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन जीने के लिए तर्क तो चाहिए ही, भाव भी चाहिए, भाव भी होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि गहरा भाव तर्क मांगता है और गहरा तर्क भाव मांगता है। ये तुम जब जियोगे तभी पता चलेगा। अगर तुम्हें किसी बात का जुनून ही नहीं है तो तुम्हारे तर्क काम ही नहीं आएंगे। अच्छा, तुम तर्क जुटाते ही क्यों? तुम तार्किक भी क्यों हो? सोचो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है, तीव्रता से काम करती है। उसका करोगे क्या जब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, जब तुम्हारे पास किसी चीज़ का नशा ही नहीं है, जब तुम किसी के फितूर में ही नहीं डूबे। याद रखना, तर्क काम ही नहीं आते अगर जीतने का, जूझने का जुनून ना हो। पैशन जरूरी है। पैशन और प्रोफेशन जब एक होते हैं तो जीवन खूबसूरत होता है। लेकिन प्रोफेशन ही हो पैशन ना हो, पैशन ही हो प्रोफेशन ना हो। प्रोफेशन यानी तर्क की दुनिया, जो हमें ज़रूरत है वो करो, जो ठीक है वो करो, जो काम आए वो करो। लेकिन उसका करोगे क्या? तुम्हारा क्या काम आता है? तुम्हारे जीवन के लिए क्या अच्छा है? वो तुम्हारा जुनून तय करता है, वो तुम्हारा प्रेम तय करता है। तुम्हें अगर सत्य से प्रेम है, तुम्हें अगर अनजाने से प्रेम है, तुम्हें अगर किसी स्पोर्ट्स में डूबना है, तुम्हें अगर कोई किताब में डूबना है, तुम्हें अगर कोई खोज करनी है, तुम्हें अगर किसी समस्या का समाधान करना है, तो समाधान करने की आग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सोचो, अगर तुम्हारे पास तर्क तो बहुत हैं, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत प्रखर है, परंतु तुम अनजाने को, मान के चलो कोई आदमी खूब तर्क रखता है परंतु वह कोई रस नहीं रखता समस्या के समाधान में, तो तर्क के जो तीर हैं ना वो टूट जाएंगे। तुम्हारी गोली कोई दम नहीं रखेगी, तुम्हारे हथियार फुसफुसे हो जाएंगे, वो चलेंगे ही नहीं। तुम्हारे पास हजार तरह के मसाले हैं, सब्जियां हैं, परंतु तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग नहीं आती, तो वो धरे रहेंगे, तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले, किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें कुकिंग ही नहीं आती। याद रखना, तुम्हारे तर्क इस बात को, तुम्हारी बुद्धि इस दिशा को तय करती है कि तुम जब करोगे तो ठीक ही करोगे। बुद्धि इस काम आती है कि तुम गलत दिशा में नहीं जाओगे, परंतु दिशा ही ना हो तो जीवन की दिशा, जीवन में उतरा तो जुनून से ही जाता है, जीवन में उतरा तो फितूर से ही जाता है। जीवन जियो तो दिल से जियो। हाँ,
जब जीने जाओ तो जीने के तरीके को दिमाग से रखो, पर जियो तो दिल से। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किस तरफ जाना है, ये तय दिल करे, परंतु चलने का क्या तरीका होगा, पहुंचना कैसे है, कब पहुंचना है, ये तुम दिमाग के हवाले कर दो, ये तर्क के हवाले कर दो। तुम्हें क्या खूबसूरत लगता है, ये तर्क थोड़ी तय कर देगा। तुमने बुद्धि लगाई कि देखो मुझे जीवन में किसी से प्रेम है, किसी इंसान से। मान लिया वो इंसान खूबसूरत है, उसके पास उसका जो दिल है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें एक उच्च आयाम है, ऊंची दिशाओं में जाने की क्षमता है, उसके गहरे गुण हैं, बहुत सच्चा है, मजबूत है, उसको हराया नहीं जा सकता। उसके सिद्धांतों, उसके ढंगों, जो उसके जीवन के प्रकाश हैं, उनको बुझाया नहीं जा सकता। उसके जो दिए हैं वो अटल हैं, उन्हें बुझाया नहीं जा सकता। उसका जीवन बहुत खूबसूरत है, परंतु मेरा उससे क्या काम। ठीक है, मेरा दिल उसकी तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति है जिसकी तरफ मैं झुक रहा हूँ, परंतु तर्क ये कहता है कि उसके पास मेरे लिए क्या है, मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैं तो नहीं जाने वाला उसके पास। तुम अकड़ रखो तो उस इंसान से नहीं मिलोगे। तुम अगर ये सोच लो कि देखो तर्क ये कहता है, तुम में उस व्यक्ति में तुमने कुछ ऐसे भी गुण देखे जिनको तुम विकसित करना चाहते हो, पर तुम आज तक विकसित नहीं कर पाए, परंतु ये हो सकता है कि अगर तुम उस इंसान के पास चले जाओ तो वो गुण विकसित हो जाएं। परंतु तुम ये तर्क दे रहे हो खुद को कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इन गुणों को विकसित करके रहूंगा, परंतु तुम ये भी जानते हो कि उसके बिना वो हो नहीं सकते हैं विकसित, उसकी संगति में ही विकसित होंगे। तो तुम खूब कोशिश कर रहे हो कि मैं खुद कर लूँ, और ये तर्क दे रहे हो कि मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, परंतु अब ये जो तर्क है, अगर तुम तर्क भी कर रहे हो तो तर्क छोटा नहीं पड़ गया तुम्हारा। तुम अब अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, बुद्धि की सुन रहे हो, दिमाग की सुन रहे हो। और अगर दिमाग की सुन रहे हो तो कम से कम जो जीना चाहते हो उससे तो हाथ धो बैठोगे। तुम्हारा पूरा जीवन इसी में चला जाएगा कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, और नहीं जाओगे। दिल तो तुम्हारा वही है। तो तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो, दिमाग से भी, तर्क से भी, वो संघर्ष किसी काम का नहीं है। वो संघर्ष खोखला हो जाएगा अगर तुम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हो तुम्हें वही ना मिले। तुम संघर्ष ही उसी चीज के लिए कर रहे हो कि मैं वैसा हो जाऊं। संघर्ष ही उसी बात का है। जब संघर्ष ही उसी बात का है, जिस तरफ दिल जा रहा है उस तरफ तुम नहीं जा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग भी दिमाग है कि कुछ और है। तर्क ही छोटा पड़ गया। याद रखना, कई बार जब दिल की तरफ दिमाग नहीं जाता तो दिमाग दिमाग थोड़ी होता है। कई बार दिमाग का दिल की तरफ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दिल के भी अपने कुछ कमजोर पक्ष हैं। कई बार आदमी दिल की चाहत में अति कर देता है, हालांकि वो दिल नहीं होता, वो दिल से बाहर की बात होती है। दिल तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, दिल तो खूबसूरत दिशा में ही प्रवाहित होता है, परंतु जो गलत दिशा में तुम्हारे ढंग, जो फितूर गलत दिशा में जाता है, जो आग गलत दिशा में चली जाती है, जो घरों को राख कर देती है, जब रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो सारे बैठे हुए यात्री मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो गलत बात है। ट्रेन तेज गति से चलती है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रेन गलत दिशा में तेज गति से चलती है, ये तो बुरी बात है ना। ट्रेन पटरियों पर तेज गति से चलती है, ठीक है, लेकिन ट्रेन पटरियों से अलग तेज गति से चलती है, ये कोई बात थोड़ी है। तो दिल तो कहते ही तभी है जब पटरी पर हो। पटरी से नीचे उतर का दिल नहीं होता। जैसे ही आपका आवेश, आपका जुनून गलत दिशा में प्रवाहित होता है, वैसे ही वासना बन जाता है, वैसे ही तड़प बन जाता है, इच्छा बन जाता है। वो फिर दिल नहीं है,
वहां पर आपको बुद्धि रोकेगी, वहां पर आपको तर्क काम आएगा। वासना से बाहर जाना है पर दिल के पास जाना है। दिल के पास जाने में भी दिमाग काम आता है और वासना से बचाने में भी दिल काम आता है। और याद रखना, फितूर, जुनून वासना नहीं है। वासना और जुनून में यही अंतर होता है कि जुनून दिल की तरफ होता है, फितूर आपके भाव की तरफ होता है, वो भक्ति हो जाता है। लेकिन वासना की तरफ अगर आपका तर्क चला जाए तो बहुत बुरा हो जाता है, वो हिटलर बन जाता है, वो ऐसा परमाणु बम बन जाता है जो पूरी दुनिया की तबाही कर सकता है। वो नदी बाढ़ बन जाती है। नदी सही दिशा में बहे तो दिल भी है, दिमाग भी है। और याद रखना, दिमाग वही है जो दिल है। जो दिमाग दिल नहीं है वो दिमाग नहीं है। जो दिमाग दिल नहीं है वो दिमाग नहीं है, और जो दिल दिमाग नहीं है वो दिल नहीं है। इन बातों को गहराई से समझ लो। इसलिए जुनून में उतरना जरूरी है। जुनून जीवन में होना चाहिए, फितूर जीवन में होना चाहिए, डूबने की आग होनी चाहिए जीवन में। ऐसा ना हो कि आपका तर्क आपके जुनून को चाट जाए, पहुंच कर राख कर दे। तर्क आप में ऐसा ना हो कि वो सूखी भूमि बन जाए, बंजर बन जाए। आपका तर्क बंजर भूमि की तरह नहीं होना चाहिए। आपका तर्क होना चाहिए कि मैं इस खेत को हरा भरा कर दूंगा। आपका तर्क अगर खेत को हरा भरा करता है तो तर्क है, लेकिन आपका तर्क अगर भूमि को बंजर कर देता है, अगर जीवन को सुखाकर बिल्कुल ठूंठ बना देता है, तो याद रखना फिर आपका तर्क नहीं है, आप गलत दिशा में चले गए। आपका तर्क तभी तक तर्क है जब वो है सही दिशा में, जब तक पटरी पर रेल है। ना आपका दिल है जब तक वो गलत दिशा में है, ना आपका दिमाग है जब तक वो गलत दिशा में, ना आपका तर्क है जब तक वो गलत दिशा में, ना आपका भाव है, ना आपका फितूर जुनून है जब तक वो गलत दिशा में। दिमाग दिल मिलकर काम करते हैं। दिल नहीं हो सकता जब तक दिमाग नहीं हो सकता। दिशा ठीक ना हो तो फिर दिल क्या। और दिमाग बताएगा कि दिल की दिशा ठीक है कि नहीं है। तो सीधी सी बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि दिमाग से बड़ा कोई दिल नहीं होता और दिल से बड़ा कोई दिमाग नहीं होता। दिल अपने क्लाइमैक्स में दिमाग बन जाता है और दिमाग अपने क्लाइमैक्स में दिल बन जाता है। तर्क अपने क्लाइमैक्स में भाव बन जाता है, भाव अपने क्लाइमैक्स में दिमाग बन जाता है। वो एक हो जाते हैं, और जब ये एक हो जाते हैं उसी को जीवन का गहरा बिंदु कहते हैं। अभी तुमने इनको अलग अलग देखा है, कभी एक होके देखोगे तो जीवन अपने आप ही बन जाएगा। फिर संकल्प शक्ति विकसित होती है। याद रखना, जुनून और कृत्य के समागम से, जुनून और अभ्यास के समागम से संकल्प शक्ति विकसित होती है। तुमने जीवन में कई बार ऐसा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि जिस काम के बारे में तुम सोचते थे, जिस खेल के बारे में, जिस किताब के बारे में, जिस विषय के बारे में सोचते थे कि यार मैं इसको तो जान ही नहीं पाऊंगा, इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम काफ़ी दिनों से कोशिश करते करते ये पाते हो अचानक कि यार ये तो बहुत आसान था मेरे लिए। और अब मुझ में ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि मैं तो इसको कभी कर लूँ, कभी भी कर सकता हूँ। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। जब तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान था, ये हल्का था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके लिए मुझे अब ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसको तो मैं सहज कर सकता हूँ, इसको तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। जीवन तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कई बार, परंतु वो पता है कैसे आसान हुआ है? तुमने सोचा है कभी भी? तुमने जीवन में कई बार ऐसे क्षण देखे होंगे जब तुम्हारे लिए जीवन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। क्रिकेट खेलते खेलते तुम किसी शॉट को कभी मार नहीं पाते थे, अचानक देखते हो यार ये शॉट मारना तो मेरे लिए बड़ा आसान है। तुम किसी विषय को पढ़ते पढ़ते पाते हो कि यार ये मैं पढ़ नहीं पा रहा था, गणित में जो मेंसुरेशन हो गया या ट्रिगोनोमेट्री हो गई या अलजेब्रा हो गया, यार इसको मैं पहले कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसको पढ़ लिया है, थोड़ा पढ़ता रहा हूँ, और मैं जब जुनून के साथ उतरा था इसमें, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ये तय, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप में एक
विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, उसको कहते हैं संकल्प शक्ति का विकसित होना। याद रखना, आप संकल्प शक्ति विकसित कर नहीं सकते। ये छोटी छोटी पहनी पहनी बातें हैं। संकल्प शक्ति आप विकसित नहीं कर सकते। संकल्प शक्ति अपने आप बनती हुई चली जाती है। आप जैसे हैं वही आपकी संकल्प शक्ति है। जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आप संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, आप भविष्य में क्या होंगे उससे संकल्प शक्ति विकसित होती ही नहीं है। हाँ, जुनून आप किसी चीज़ का कर लो कि आपने कोई काम तय कर लिया कि मैं इसको करके रहूंगा, ये जुनून है, संकल्प शक्ति नहीं है। संकल्प शक्ति तो वो है कि आप में जो क्षमता पैदा हो चुकी, क्षमता पैदा करने के बीज बोना जुनून है। क्षमता पैदा करने के बीज बोना कि मैं इसको करके रहूंगा, मैं ये सीख के रहूंगा, मैं ये जान के रहूंगा, मैं ये पहचान के रहूंगा, मैं ये सीखने की जो क्षमता है इसको मैं एक ऐसी दिशा में लेके जाऊंगा जहां पर चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। आपको जुनून कुछ भी करने के लिए, आप में अगर जुनून हो तो वो आपको एक ऐसी क्षमता विकसित कर देता है आप में कि आपके लिए कितनी भी कठिन समस्याएं हों तो भी जुनून उनको बड़ा हल्का फुल्का कर देता है आपके लिए। जुनून की एक खूबसूरती है कि आपने अगर अपने को उससे बांध दिया तो चाहे जो हो जाए, जितना संघर्ष करना पड़े, आप फिर उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि अब ये तो करना ही है। फिर आपके लिए निश्चित ही जो समस्याएं आती हैं उनको आप, बड़े कितनी भी बड़ी हों, उनको आप सिर का बोझ नहीं बनाते। वो कहते हैं कि देखो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई पर्पस एम। आप कहते हैं कि ये तो भाग है। जुनून आपके लिए, जुनून एक खूबसूरत चीज है। जुनून आपको हल्का फुल्का कर देता है बड़ी से बड़ी बाधाओं को। बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बढ़ा कदम। ये बाधाएं कितनी हैं, चुटकी मसलें जितनी हैं। ये लाइन पढ़ी थी बचपन में किसी किताब में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जुनून रख लेंगे तो आप जो लेते हैं बाधाओं को, मुश्किलों को, वो ऐसे लेते हैं कि वो आपकी सिरदर्द ना बने। वरना तो समझ, देखो आदमी हर तरह की समस्या को समाधान कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु आदमी उसको रो रो के ले, उसको बीमारी की तरह ले तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। वो समस्याओं को खींचता है, समस्याओं के आकार को बड़ा करता है, और समस्याओं के आकार को बड़ा करने की वजह से ही समस्याएं बड़ी बनती है, वरना समस्याएं बड़ी होती नहीं है कभी भी। आदमी रो रो कर देख ले समस्याओं को या हंस हंस कर देख ले, दो ही ऑप्शन है। लेकिन जुनून आपको समस्याओं को हंस हंस कर देखने के लिए कहता है। फिर आप समस्याओं को हंस हंस कर देखते हैं, और जब आप समस्याओं को हंस के देखते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं। और जुनून आपको समस्याओं को हंस कर देखने के लिए और हंसने के लिए तैयार करता है कि देखो ये तो जीवन में जो जुनून रखा है हमने, उस जुनून के रास्ते में ये तो आने ही वाली हैं और उनको आना ही चाहिए, और ये नहीं आएंगी तो फिर क्या है। तो निश्चित ही जुनून आपको किसी काम के लिए, करने के लिए, आपको अगले कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। परंतु मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जुनून आप कैसे रखें। ऐसा नहीं है कि आप जुनून पागलों की तरह रखेंगे। पागलों की तरह रखेंगे तो आपका जुनून आपको ही मार देगा। जुनून बड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जुनून अगर पटरी से हट जाए, दिल अगर पटरी से हट जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि असली जुनून कभी पटरी से हटता ही नहीं। मैंने जैसे कहा, दिल वह होता है जो दिमाग हो, दिमाग वह होता है जो दिल हो। परंतु मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि जुनून को प्रस्तुत करने की कला अगर तुम्हें आ जाए कि जुनून कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है, तो फिर तुम सीख जाओगे कि वास्तव में जुनून जीवन में कैसे होना चाहिए। मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था कि जीवन में हम क्रमिक रूप से सीखते हैं। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा शुरू में घिसट कर चलने का भी सोचता है, फिर घिसट कर चलता है, फिर चलता है, धीरे धीरे सीखता है। तो क्रमिक रूप से
ये आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ये हो जाए, एक साथ नहीं होता है। तो जब क्रमिक रूप से जाता है ना, तो क्रम का एक बड़ा खूबसूरत ढंग होता है। क्रम में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो क्रम है उसमें एक अगली सीढ़ी होती है हमेशा। आदमी अपने आप में बदलाव करता है। आदमी अपने आप को किसी भी प्राप्ति का पात्र बनाता है कि जो उसको प्राप्त करना है बस उसका पात्र बनना है। जैसे किसी आदमी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का पात्र होने के लिए ज्ञान को अर्जित किया जाता है, ज्ञान को सीखा जाता है, ज्ञान में डूबा जाता है। वैसे ही अगर कोई आदमी अपने जुनून से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि जो जुनून सोचा है वो आज ही बढ़ा देगा, आज नहीं बढ़ा सकता। जुनून आदमी को पार्ट्स में बदलने के लिए कहता है। दरअसल आपको बदलाव करना है। जुनून क्या करता है? जुनून आपको बदलता है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ परिश्रम करना है, कुछ कर्तव्य करना है, कुछ श्रम करना है, तो आपको बदलाव ही करना है। जीवन में बदलाव ही होता है, कुछ नया तो कुछ नहीं होता। आप कुछ बदलते हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उसको मजबूतियों में बदलते हैं। जो आपका दुख है उसको आप आनंद में बदलते हैं। जो आपका बोझ है उसको आप हल्केपन में बदलते हैं। जो समस्या है उसको समाधान में बदलते हैं। जीवन इसी का नाम है। जीवन कोई अलग से चीज़ नहीं है। बदलाव ही जीवन है और बदलते ही हैं आप। और बदलना ही प्राप्ति है, बदलना ही लक्ष्य है, बदलना ही इंसान है, बदलना ही भगवान है, बदलना ही खुदा है, बदलना ही ज्ञान है, बदलना ही ध्यान है। सब कुछ बदलाव ही है। ध्यान में भी बदलाव होता है, ज्ञान में भी बदलाव होता है, और ईश्वर भी एक बदलाव ही है। अगर ईश्वर की गहराई से परिभाषा की जाए, परमात्मा की गहराई से परिभाषा की जाए, तो मैं कहूँगा कि वो सिर्फ बदलाव है, सिर्फ बदलाव है। और बदलने का जुनून ही ईश्वर को गले लगाने का तरीका है। जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद्द और जुनून देखता है। सीधी सी बात है, कैसे लड़ा? जमाना तो जिद्द और जुनून देखता है। मुसीबतों में तू लड़ा कैसे? मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि जुनून अगर तुमने तय कर लिया, फितूर तुम पर छा गया, तो ये फितूर छाए तो उसको कैसे चुनौतियों में, कैसे तुम उसको अपनी शक्ति का स्रोत बनाओगे, कैसे उसको अपनी ताकत बनाओगे, और कैसे अपने को बदलोगे? क्रमिक रूप से बदलोगे। मैंने कहा बदलाव कई तरह के होते हैं। आदमी की प्रतिभा की, या आदमी एक तो होना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, बदलाव करता है। बदलाव ही ईश्वर है, जैसा मैंने तुमसे कहा। बदलाव ही आनंद है, और जितना कठिन हो उतना ही बदलाव खूबसूरत है। और कई बदलावों को दिमाग जानता है कि ये बदलाव हो जाए। हो सकता है वो तुम्हारे मन को अच्छे ना लगें, लेकिन दिल मन नहीं होता। आदमी समझता है कि मन ही दिल है, और जो मन को खूबसूरत लगता है वही हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता। दिल को खूबसूरत भी दिमाग लगता है, दिमाग से खूबसूरत दिल को कुछ भी नहीं लगता। इसलिए कई बार आदमी को दिमाग से जो खूबसूरत लगता है, जो दिमाग से सही लगता है, तर्क से जो ठीक लगता है, वो ठीक होना चाहिए। वो दिल को अच्छा लगता है। संघर्ष आदमी नहीं चाहता, किसी का मन नहीं करता संघर्ष करने पर। संघर्ष करे तो ये दिमाग कहता है कि संघर्ष करो, लेकिन मन कहता है कि ना करो। लेकिन इसी मन को थोप देते हैं कि ये हमारा मन कर रहा था कि हम ऐसा ना करें, इसलिए मन किया ही नहीं कुछ काम करने का, कुछ कर्तव्य निभाने का, किसी चीज़ में डूब जाने का, किसी चीज़ को फितूर बनाने का मन ही नहीं किया। इसको आरोप दिल पर लगा देते हैं कि हमारा दिल ही नहीं था। लेकिन दिल के ऊपर ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। मन नहीं था। दिमाग अगर कह रहा था कि ये काम करो, पर मन नहीं कह रहा था, तो ऐसा मत समझ लो कि दिल भी यही कह रहा था। दिल तो दिमाग के साथ होता है, मन दिमाग के साथ नहीं होता। दिल दिमाग के साथ होता है। मन कंफर्टेबल जोन ढूंढता है, वो आराम ढूंढता है, वो गुफा ढूंढता है, वो रुकता है। मन तो 1000 तरह के तरीके बचने के बनाता है, लेकिन मन अलग बात होती है, दिल अलग बात होती है। दिल तो दिमाग का ही सम्मान करता है, और दिमाग सिर्फ दिल का सम्मान करता है। तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, इसमें आदमी की प्रतिभाएं जो होती हैं वो कई स्तर पर होती हैं। आदमी प्रतिभाएं रखता है। मान के चलो अभी तुम्हें कुछ आता है, ठीक है, बदलाव कैसे किया जाता है वो बता रहा हूँ, और फिर इससे तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा
कि फितूर का उपयोग कैसे करना है। एक अवस्था होती है ऐसी जब तुम्हें पता होता है कि अभी मैं क्या हूँ, तुम्हें अपनी मजबूतियाँ पता हैं, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कितना हूँ, मुझे क्या आता है, मैं कितना जानता हूँ। एक तो तुम्हारे पास ये अभी से है, तुम पता रखो और ईमानदारी से पता रखो, झूठ मत बोलो अपने आप से कि तुम्हें क्या आता है। दूसरी बात कि तुम क्या सीखना चाहते हो और तुम क्या पाना चाहते हो और तुम क्या होना चाहते हो, ये होती है फितूर। देखो, कई बार कहा जाता है कि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन तो बहता है, लेकिन जीवन को बहाने के लिए ही फितूर जरूरी है। जीवन तभी बहता है जब फितूर हो, और जीवन का बहना ही आपसे इस बात को कहता है कि बहने के अपने तरीके होने चाहिए। जीवन ही इस बात को कहता है, जीवन का बहाव, और इसी बहाव में एक बहाव ये भी आता है कि प्रवाहित होने के लिए, बहने के लिए आप फितूर बनाइए, क्योंकि जीवन फितूर से, जुनून से आगे बढ़ता है, और इंसान में फितूर होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसलिए आदमी गहराई के साथ बह सकता है। आदमी का जीवन खूबसूरत हो, इसके लिए आदमी डूब जाना चाहिए। जीवन कहता है कि मुझ में डूब के जियो, इसी को फितूर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक लक्ष्य के लिए फितूर रखा जाता है। ज्ञानी आदमी सभी क्षेत्रों में जीवन को डूबने की क्षमता को फितूर कहते हैं। डूब जाना, पी जाना, ईश्वर की पूजा ना करना, ईश्वर ही हो जाना, राम की पूजा ना करना, राम ही हो जाना, कृष्ण की पूजा ना करना, कृष्ण ही हो जाना, डूब जाना, तर्कशील व्यक्ति ना बनना, तर्क ही हो जाना, दिल की बातें ना करना, दिल ही हो जाना। डूबना सीखता है गहरा आदमी, डूबना जानता है गहरा आदमी, क्षमताएं रखता है गहरा आदमी। तो जो मैं बदलाव कह रहा हूं और जो मैं जीवन की प्रवाह की बात कर रहा हूं, हम कई बार कहते हैं कि देखो, जीवन में लक्ष्य नहीं रखने चाहिए, और ज्ञानियों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होते, जीवन जैसा होता है वही है। तो जीवन जो कहे, कम से कम उसमें डूबने के लिए तो तैयार रहो। इसके लिए तुम्हें फितूर सीखना पड़ता है। तुम्हें एक बार जुनून की आदत लग जाए, तुम्हें एक बार फितूर चढ़ जाए, जीने का फितूर चढ़ जाए, तो फिर तो कभी उतरने वाला नहीं है। परंतु जीने का फितूर चढ़ जाए, इसके लिए छोटे छोटे फितूर बनाने पड़ते हैं। तुम्हें अभी यही नहीं आता कि आदमी को सही नशा कैसे होता है। गलत नशे तो दुनिया करती है, वो तो बचने के तरीके हैं। जीने का एक नशा होता है, सबसे बड़ा नशा दुनिया में जीने का है। दुनिया के सारे नशे बेकार हैं। ज्ञान का नशा बेकार, शराब का नशा छोटा है, ड्रग्स का नशा छोटा है, ये तो बहुत छोटे नशे हैं। इनसे बड़े नशे ज्ञान के हैं। सही दिशा के नशे, गलत दिशा के नशे, ये तो छोटे छोटे नशे हैं। फिर भी चाहे वो गलत का हो चाहे सही का हो, ज्ञान का भी नशा, ध्यान का भी नशा, ये सारे नशे बड़े छोटे हैं। परंतु सबसे बड़ा नशा तब पैदा होता है जब आप जीने का नशा लेते हैं। परंतु ये बड़ा नशा है। ये नशा करने के लिए पहले आपको छोटे छोटे नशे करने पड़ते हैं। छोटे छोटे आनंद, आनंद और नशा, याद रखना, मैं नशा शब्द जो प्रयोग कर रहा हूँ वो आनंद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। आपको गहरे आनंद में डूबने के लिए छोटे छोटे आनंदों में डूबना आना चाहिए। और फितूर, जुनून, डबास, डिजॉल्विंग हो जाना, एग्जिस्टेंस डूब जाना, उसमें वही बन जाना, मिल जाना, एकाकार हो जाना, स्थित हो जाना, स्वस्थिति, मिल जाना महासागर में नदी का, एक हो जाना बारिश के माध्यम से धरती और आकाश का। ये सारी जो एकाकार होने की बात है, जो जीवन को मिला देने की बात है, ये क्या है? ये धीरे धीरे आती हैं। व्यक्ति सीखता है इनको, लेकिन छोटे जुनून तो सीख ले। पहले आप किसी चीज के लिए पागल होना सीखो। पागल होने का मतलब है दीवाना होना। दीवाने और पागल में थोड़ा सा अंतर होता है। एक पागल ऐसा होता है जिसकी दिशा गलत हो जाए, और एक पागल ऐसा होता है जिसकी दिशा सही हो जाए। सही दिशा वाला दीवाना होता है, और गलत दिशा वाला एक मेंटल केस होता है। तो सीधी सी बात है, पागल तो होना ही पड़ेगा। पागल नहीं हुए तो जी ही नहीं सकोगे। इस दुनिया में बड़े सूखे लोग होते हैं जो पागल नहीं होते सही दिशा में। पागल होना जरूरी है, और जुनून आपको पागल बनाता है किसी चीज के लिए।
ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए पहले शुरू में पागल होना सीखिए, लेकिन जब आप पागल होना सीख जाएंगे किसी चीज़ के लिए, जुनून सीख जाएंगे, फितूर किसी चीज़ का लेना सीखेंगे, तो फिर बड़ी चीज़ों के लिए भी फितूर आना शुरू हो जाएगा। अभी आप जीने का फितूर एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जीने के तरीके नहीं आते। तो आपको किसी भी चीज़ का फितूर आपके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब इस फितूर को जीवन में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा मैंने कहा, एक तो ऐसी तुम्हारी अवस्था होती है, ऐसी तुम्हारी प्रतिभा होती है, ऐसी तुम्हारी क्षमता होती है जो तुम्हें होती है। दूसरी ये होती है कि जो तुमने तय की है कि मुझे ऐसा बनना है, ये मैं सीख रहा हूँ ऐसा बनना, और ये मैं बन के रहूँगा, ये मेरा फितूर है, ये मेरा जुनून है, मैं इसको पा के रहूँगा। पाने का मतलब मैं ऐसा पात्र बन के रहूँगा, इसका मैं इस चीज़ का पात्र बन के रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छे इंसान के लिए अच्छे इंसान का पात्र होने के लिए जो कुछ बनना होता है वो मैं बन के दिखाऊंगा। और किसी अच्छे इंसान के सामने मुझे अच्छा इंसान बन के दिखाना है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मुझे जैसा भी पात्र बनना पड़े, मैं बन के रहूँगा। और इसके लिए मैं पागल हूँ, मैं इसका जुनून ओढ़ता हूँ, और इसका जुनून ओढ़ना चाहिए, इसके लिए पागल होना चाहिए, और मैं इसके लिए पागल हूँ। मुझे ये सीखना है, मुझे ये विषय पढ़ना है, मुझे ये लक्ष्य रखना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जीना है, मुझे ऐसा करना है। कोई भी चीज़ शुरू में फितूर ही रखी जाती है। तो एक क्षमता तो वो जो तुम में है, और एक क्षमता वो क्षमता को जो तुम विकसित करने जा रहे हो, जो तुम पात्र बनना चाहते हो, जिसके एक क्षमता वो जो होनी है, जो अभी हुई नहीं है, और वो एक साथ नहीं हो सकती। अब इन दोनों के बीच में एक चीज है, एक तो वो जो तुम हो अभी, जो तुम्हारी क्षमताएं हैं, जो तुम्हारी एबिलिटीज हैं, एक तो वो, और दूसरी वो जो तुम होना चाहते हो, जो तुम बनोगे, जो तुम्हारा फितूर है, वो जो क्षमता तुम्हें विकसित करनी है, जो तुम्हें बदलाव करना है, वो होनी है, अभी हुई नहीं है, वो होगी। इन दोनों के बीच में ये है जो अभी हो सकती है। एक तो जो अभी है, एक जो होगी, और इन दोनों के बीच में तीसरी चीज है, वो है जो अभी हो सकती है, जो अभी तुरंत बदली जा सकती है, जो अभी तुरंत बदलाव हो सकता है। यानी कि वह जो तुम अभी हो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ी सी क्षमता बढ़ानी है अपनी, और वो जो अभी बढ़ाई जा सकती है। मान के चलो मैंने घिसटते हुए बच्चे का उदाहरण दिया। ये छोटा बच्चा अभी लंबे समय से घिसट कर चल रहा है, और उसके पैरों पे थोड़ा खड़ा होना सीख गया है। तो अब इस बच्चे को क्या करना चाहिए? अगर ये खड़ा होना सीख गया है तो उसकी सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि ये सिर्फ खड़ा होकर एक कदम चले, इससे ज्यादा नहीं। अभी क्या कर सकता है, नेक्स्ट क्या है? अभी ये खड़ा तो हो ही जाता है, ये इसकी अभी की क्षमता है, ये इसकी अभी की क्षमता है, ये इसकी अभी की कैपेबिलिटीज है, ये इसकी अभी की अवस्था है। इस अवस्था से उसको आगे जाना है। तो आगे जाने, अब देखो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है दौड़ना। सपोज कर लो इसको दौड़ना है, इसके ऊपर दौड़ने का जुनून है, इसलिए अब ये खड़ा हुआ है, लेकिन दौड़ नहीं सकता, अभी खड़ा हो सकता, चल भी नहीं सकता, दौड़ना छोड़ो। तो उसको क्या करना है? अभी सिर्फ इसको एक कदम आगे रखना सीखना है, बस। अभी क्या हो सकता है जो अभी हो जाएगा? ये जो अभी है और ये जो होना चाहता है, इसके बीच में है अभी क्या हो जाएगा, अभी तुरंत क्या बदलाव हो जाएगा, इस पर ध्यान रखो। और अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या बदलाव कर सकता हूं, अभी क्या नया कर सकता हूं, अभी क्या सीख सकता हूं, अभी क्या क्षमता है, वो एक साथ दौड़ नहीं सकता, और कितना भी जुनून कर ले नहीं दौड़ सकता। इसलिए जो आदमी जुनून करके वही काम सीधा करना शुरू कर देते हैं जो वो करना चाहते हैं, वो मूर्ख होते हैं। और जुनून को आदमी इसी तरह लेता है। आदमी का बस ना चले, वरना वो जो 10 साल में करना चाहिए उसको वो 1 साल में करने की सोचता है, 1 दिन में करने की सोचता है। वो बहुत जल्दी करना चाहता है, उसको इंतजार करना पसंद नहीं है। लेकिन ये गलत है। आप बस अपना अगला कदम उठाइए, सिर्फ अगला कदम। जो अभी बदलाव कर सकते हो, सिर्फ उतना बदलाव कीजिए। एक साथ आप बड़े बदलाव नहीं कर सकते, एक साथ आप बड़े बदलाव नहीं कर सकते। और एक साथ आप अगर बड़े बदलाव करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। जोर सही जगह पे लगाना चाहिए, जोर गलत जगह पे नहीं लगाना चाहिए। आपकी क्षमताओं को, आपकी बुद्धि को, आपके तर्क को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी अस्थि को, आपके अस्तित्व को, आपकी क्षमताओं को, आपकी सारी मजबूती को आप उसमें लगाइए जो हो सकता है, उसमें मत लगाइए जो बहुत देर बाद होगा, जिसकी अभी आपकी क्षमता भी नहीं है। आप अपनी क्षमताओं को
हर स्तर की क्षमताओं को, जितना भी मैंने बोला है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सारी क्षमताओं को इकट्ठी कीजिए और जानिए कि ये क्या रखती हैं अभी, इनसे क्या हो सकता है, इनसे क्या नया बदलाव कर सकते हो। जो अभी कर सकते हो उसको अभी कीजिए। और सही बात यह है कि आपको करने के लिए वही होता है और वही आपका कर्तव्य होता है। आप एक साथ नहीं जूझ सकते। युधिष्ठिर सीधा नहीं जूझ सकता कर्ण से, मैंने बात बताया था, लेकिन युधिष्ठिर अर्जुन बन जाए, अर्जुन जैसी क्षमता विकसित कर ले तो जूझ सकता है। तो पहले जूझे ना, पहले अर्जुन बने, पहले जूझे ना, पहले क्षमताएं विकसित करे। जो अभी करना चाहिए, जो अभी कर सकता है वो करे। तो वही करना चाहिए आदमी को, हर समय जीवन में वही करना चाहिए जो अभी कर सकता है। जो अभी करने के लिए उसके पास क्या है, अभी वह कैसे नए तरीके से अपने आप को पेश कर सकता है, वो सिर्फ वही करे। वो कुछ नया अलग से ना करे। धीरे धीरे बदलाव आते हैं, फिर धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती हैं। फिर जो ये नया सीखे गौतम, अगर बच्चे ने एक कदम रख दिया तो फिर दूसरा कदम रखेगा, फिर तीसरा कदम रखेगा, फिर चलना सीख जाएगा, फिर दौड़ना भी सीख जाएगा। लेकिन ये क्रमिक रूप से आएगा, वो धीरे धीरे आएगा और वो आ जाएगा। और जब आदमी ऐसे धीरे धीरे क्षमताएं विकसित करना सीख जाता है तो उसके लिए चलना आसान हो जाता है, बच्चे के लिए दौड़ना आसान हो जाता है। फिर वो आदमी सोचता है कि दौड़ना, अब दौड़ने में तो वो सहज हो जाता है। दौड़ने के लिए उसकी संकल्प शक्ति विकसित हो चुकी है। अब कोई आदमी चलना सीख गया तो वो ये थोड़ी सोचता है कि यार मैं पता नहीं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा कभी। वो सोचता भी नहीं है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, वो चलने को तो मानता है कि चल तो लूंगा ही। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति का विकसित होना। आपको पक्का पता है कि ये हो ही जाएगा। संकल्प शक्ति इसी को कहते हैं कि आपको पक्का पता है, आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पक्का है। आपकी क्षमताओं का मजा हुआ होना ही आपकी संकल्प शक्ति का विकसित होना है। संकल्प शक्ति ऐसा नहीं है कि जुनून से विकसित होते, जुनून अलग बात है, संकल्प शक्ति अलग बात है। संकल्प शक्ति वो है जो आपकी, जैसे मैंने कहा था कि अभी की क्षमताएं आपके लिए जो साफ साफ हैं वही संकल्प शक्ति है। आपकी संकल्प शक्ति उतनी बड़ी है जितना आपने जीवन को गहराई से जीकर सीखा है, जिया है, और आप वैसे हो गए हैं। और जैसे हो गए हैं, जो हो गए हैं उसके बारे में तो आप साफ हैं कि आप क्या हैं। और जिस मामले में आप उसके विशेषज्ञ हैं, उसमें पारंगत हैं, उसके क्लाइमैक्स पे हैं, तो उसमें तो आपको संकल्प शक्ति विकसित हो ही जाएगी। उसको तो आप जानते ही हो, उसको आप तो समझते ही हो। जिसको आप समझते हो, जिसको आप जानते हो, उसमें दोहराया भी क्या है, अलग अलग करने की, या फिर कहें कि उसके शक करने की भी गुंजाइश नहीं है। जब शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर संकल्प शक्ति हो ही जाती है विकसित। फिर तुम्हें विश्वास आ ही गया अपने पे, फिर आपका भरोसा कायम हो ही गया, फिर आप साफ साफ हो ही गए। तो फिर तो यही होती है संकल्प शक्ति कि आप क्या कर सकते हैं ये आपको पता है। और हर आदमी को पता होता है कि वो क्या कर सकता है, और हर आदमी को ये भी पता होता है कि वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो वो नहीं कर सकता उसको करने लायक कैसे बने, उसका क्रम नहीं पता उसको। तो आप अभी क्या बदलाव कर सकते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी के लिए, तुरंत के लिए, यहीं के यहीं क्या बदलाव हो सकता है, उस पर ध्यान दो और उसमें जुनून लगाओ। आदमी गलत जगह पे जुनून लगाता है। वो जुनून लगाता है भविष्य में जो आप होने वाले हो उस पर नहीं, उस पर नहीं लगाना है। यहीं बदलाव जो अभी कर रहे हो, जो अभी कर सकते हो, उसमें पागल हो, उसमें जुनून लगाओ। वहां जुनून लगाओगे तो आपकी संकल्प शक्ति विकसित होगी। तो समझ गए होंगे कि जुनून और संकल्प में क्या अंतर है। संकल्प वो जो विकसित हो चुका है वही होता है आपके भीतर, और वही आपको निर्णय लेने के लिए कहता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये आपकी क्षमता है। फिर आप झुकना भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप उतना ही करते हैं, आप वही चुनाव करते हैं जो आप कर सकते हैं। और यह जो चुनाव है ऐसा होना चाहिए कि आगे लगातार बदलेगा, इसमें बदलाव होता जाएगा लगातार। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बदलाव की जो मैं अभी कर सकता हूँ इसको मैंने चुन लिया, अब इसमें मैं बदलाव करना सीख गया, तो अगले बदलाव के लिए तैयार रहिए। फिर बदलावों के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा ही। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। सुना होगा आपने, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिसके पास जुनून है और जुनून में बुद्धि भी है कि मुझे यहाँ अपना जुनून लगाना है, मुझे यहाँ अपनी शक्तियाँ लगानी है, मुझे यहाँ अपनी प्रतिभा लगानी है, मुझे अब यहाँ अपनी ताकत लगानी है, जो मेरी शारीरिक, मानसिक और जो मेरी भावनात्मक शक्तियाँ हैं, जो मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, मुझे इनको इस जगह पे इन्वेस्ट करना है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना है।
सही जगह पे उसको एग्जीक्यूट करना है, तभी वो सही दिशा में जाएगी, तभी वो सही दिशा पकड़ेगी। और वह सही दिशा पकड़ गई, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे और आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे। अगली सीढ़ी पे पैर रखिए। अगर आप 5वीं सीढ़ी पर है तो 6वीं सीढ़ी पर पैर रखिए। 6वीं सीढ़ी पर पैर रखने में जुनून लगाइए। आप 15वीं सीढ़ी पर छलांग मत लगाइए, नहीं तो गिर जाओगे धड़ाम से, सर फूट जाएगा, क्षमताओं पे भरोसा उठ जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, टूट जाओगे, भरोसा अपने आप से जाने लगेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करना चाहिए। ये सब जरूरी चीज़ें हैं। बदलाव निश्चित होते हैं, लेकिन बदलाव का एक तरीका होता है, वो सही जगह से शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर पैर भी नहीं पता और आप हवाओं में अकड़ लगा रहे हैं। कुल्हाड़ियों से आकाश नहीं काट